प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुकलाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 12th के छात्र छात्राओं के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, इसमें इंटरमीडिएट भूगोल में 2 किताब है। पहली किताब जो थी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, वो समाप्त हो चुका है। दूसरी किताब जो है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसमें 5वां चैप्टर आज शुरू होगा, भू संसाधन तथा कृषि। इसमें पार्ट 1 है, अर्थात पहला वीडियो है। इसमें जो है नाम से लग रहा है भू संसाधन। संसाधन कई प्रकार के होते हैं। यहाँ खनिज संसाधन, जल संसाधन, मानव संसाधन, भू संसाधन। यहाँ हमें भू संसाधन के बारे में पढ़ना है, अर्थात भूमि के बारे में, लैंड के बारे में पढ़ना है। अब इसमें जो है सबसे पहले भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है आपसे पूछा जाए, या आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये चीज़ें पाठ बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो भूमि उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए, जो भूमि है उसका उपयोग खेती में, कृषि में होता है। चरागाह में, चरागाह का मतलब होता है कि वहाँ पर घासें उगाई जाती हैं, पशुओं वहाँ चरते हैं। वनों में भूमि का उपयोग वन के लिए होता है, भवनों के लिए होता है, बांध एवं सड़क बनाने के लिए भूमि का उपयोग होता है, पार्क के लिए होता है, खेल के मैदान के लिए होता है। तो ये चीज़ें रटने से थोड़ा नहीं काम चलेगा। ये तो आप दाएं बाएं थोड़ा सा ध्यान देंगे तब ये चीज़ें क्लियर होंगी कि उपलब्ध भूमि का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। अब देखो, जो महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, ये है भूमि उपयोग संबंधी अभिलेख। अभी आपने जो पढ़ा है उपयोग ढेर सारा, कृषि क्षेत्र में, चरागाह क्षेत्र में, वन, भवन, बांध, सड़क के निर्माण में, पार्क में, खेल के मैदान में, इन सब का अभिलेख, लेखा जोखा, रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखता है। भूमि उपयोग संबंधी अभिलेख कौन रखता है? भू राजस्व विभाग रखता है। अगला ऐसी महत्वपूर्ण के भारत की प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक, प्रशासनिक जो प्रशासन देखते हैं, प्रशासन का कार्य करते हैं, उनके भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। राजस्व विभाग मत लिख दीजिएगा। प्रशासनिक इकाइयों का जो भौगोलिक क्षेत्र है उनकी जानकारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग रखता है। अब आता है भू उपयोग वर्गीकरण। देखिए, भूमि का जो उपयोग होता है, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण कई प्रकार का होता है, और इन्हें आप ध्यान देंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए, पहला है वनों के अधीन क्षेत्र। वनों के अधीन क्षेत्र का मतलब कि फॉरेस्ट, वन। भाई, जमीन का बहुत हिस्सा वनों में है। तो भूमि उपयोग समझ रहे होंगे। भू उपयोग का मतलब यह हुआ कि कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है, वो वर्गीकरण हो रहा है। एक तो होता है वनों के अधिक, वन है यहाँ पर। अब वन के संदर्भ में 2 बातें बहुत जानना जरूरी है। एक वर्गीकृत वन क्षेत्र और दूसरा वास्तविक क्षेत्र। वर्गीकृत वन क्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र में अंतर क्या है ये जानना जरूरी है। देखिए, वर्गीकृत जो वन क्षेत्र है, सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है जहां वन विकसित हो सकते हैं। सीमांकन इस प्रकार किया जाता है जहां वन विकसित हो सकते हैं। भू राजस्व अभिलेखों में इसी परिभाषा को अपनाया गया है। इस प्रकार इस संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती। देखिए, जितने 9 वर्गीकरण बताया गया है, इन सबको संवर्ग भी कहते हैं। जैसे इस संवर्ग का क्या नाम है? वनों के अधीन क्षेत्र। अब वर्गीकृत वन क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि सरकार उन जमीन को भी, उन भूमि को भी इसमें जोड़ती है जहां पर भविष्य में वनों को विकसित किया जा सकता है। इस समय वन नहीं है, इस समय वन नहीं है, लेकिन भविष्य में वन वहां उगाए जा सकते हैं, वन विकसित हो सकते हैं। उनको भी सरकार वर्गीकृत वन क्षेत्र में जोड़ लेती है।
तो अब समझ में आ गया होगा कि सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र में उन सीमा का भी अंकन कर लिया जाता है, गिनती कर लिया जाता है जहां पर वन विकसित हो सकते हैं। और इसी परिभाषा को भू राजस्व भी अभिलेख में मानता है। वनों के क्षेत्र में उस क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लेता है जहां पर भविष्य में वन विकसित हो सकते हैं, भविष्य में क्षेत्रफल बढ़ सकता है वनों का। तो वर्गीकृत वन क्षेत्र समझ में आ गया होगा। इसमें जो दूसरा है वास्तविक क्षेत्र। वास्तविक क्षेत्र का मतलब है कि जो वर्तमान में वन पाए जा रहे हैं उनको वास्तविक, भविष्य की बात नहीं हो रही है, जो इस समय प्रेजेंट में वन है उस क्षेत्र को कहते हैं वास्तविक क्षेत्र। अब दूसरा आते हैं बंजर व व्यर्थ भूमि। बंजर व व्यर्थ भूमि, इसको दूसरा रूप नाम ये भी कह सकते हैं कि कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि। जो खेती के योग्य नहीं है उसे कृषि अयोग्य कहेंगे, और व्यर्थ भूमि मतलब बेकार भूमि, मतलब उस पर खेती हो ही नहीं सकती। तो वही चीज लिखा है इसमें, वह भूमि जो प्रचलित तकनीक की मदद से औद्योगिक प्रौद्योगिक जो टेक्नोलॉजी है जिनसे हम भूमि को सुधारते हैं, भूमि को उपजाऊपन बनाते हैं, ये भूमि जो है कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि जो है ये तकनीक की मदद से भी खेती योग्य नहीं बनाया जा सकता, ये इतनी खराब है। जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल, खड, खड मतलब गड्ढे, ये जो है कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि कहिए या बंजर व व्यर्थ भूमि कहिए। ये दूसरा संवर्ग था। तीसरा संवर्ग गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों में मतलब खेत, एक तो हो गया कृषि कार्य खेती में, और दूसरा गैर कृषि कार्य खेती के अलावा जो भूमि का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। तब ये रटने से थोड़ा कम चलेगा। अब खेती के अलावा भूमि का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं भाई? बस्तियाँ जो बस्ती हैं, ग्रामीण बस्तियाँ, शहरी बस्तियाँ, ये भूमि पर ही तो बस्ती है। अवसंरचना में मतलब सड़कें बनाई जाती हैं, नहरें बनाई जाती हैं, रेलवे लाइन बनाई जाती है, ये अवसंरचना में आ गई। उद्योग, दुकान, ये सब क्या है? ये सब भूमि का उपयोग करके ही बनाया जाता है इनके कार्य करने के लिए। दूसरे रूप में यह भी कह सकते हैं कि जो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप हैं, क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं सम्मिलित कर सकते। प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि होती है, द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योग आते हैं, तृतीय क्रियाकलाप में सेवाएं आते हैं। तो द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में भी अगर कोई वृद्धि करे या वृद्धि हो रही है तो इससे क्या होगा? इस संवर्ग के भूमि का उपयोग बढ़ रहा है, गैर कृषि कार्यों की जमीन इसमें प्रयोग ज्यादा हो रही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गैर कृषि कार्यों में भूमि कौन कौन से आते हैं। चौथा, स्थायी चारागाह क्षेत्र। नाम से ही लग रहा है स्थायी चारागाह। ये इस प्रकार के अधिकतर भूमि, सब नहीं, अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। मतलब ये चारागाह जो है ये सरकारी होते हैं या पूरे गांव का मिला करके होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा सा भाग निजी स्वामित्व में आता है। सब लोग अपने अपनी जमीन देते हैं, थोड़ी थोड़ी जमीन अपने पास रख लेते हैं। तो इसमें छोटा सा भाग निजी स्वामित्व में होता है, बाकी ग्राम पंचायत या सरकार का होता है। और ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो ऐसे भूमि पर चारागाह जो ग्राम पंचायत या सरकार के स्वामित्व में है बनाए जाते हैं। इसमें भी भूमि का उपयोग होता है। पांचवा है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। विविध मतलब होता है अनेक प्रकार के, मिश्रित, मिलेशियस। तरु का मतलब होता है बड़े तरु फसलों, दोनों को नाम से आप पकड़ नहीं पाओगे। तरु फसलों का मतलब होता है कि बहुत बड़े बड़े वृक्ष, फलदार वृक्ष और मिक्स, कई प्रकार के फलदार वृक्ष और वह उपवन, बगीचे के अंतर्गत क्षेत्र। कुल मिलाकर के इनमें जो बोए गए निवल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, जो खेती के लिए भूमि बोई जाती है उनसे ये बाहर की बात हो रही है। जिसमें फलदार वृक्ष और उद्यान सम्मिलित हैं वो बोए गए निवल क्षेत्र में, निवल का मतलब होता है शुद्ध, नेट क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता है ये जमीन, ये भूमि।
इस संवर्ग में मतलब विविध तरु फसलोपनों के अंतर्गत क्षेत्र में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष सम्मिलित होते हैं। अब ये क्लियर हो गया कि इसमें खेती वाली फसलें नहीं बल्कि उद्यान व फलदार वृक्ष इसमें आते हैं। छठा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। नाम से लग रहा है कि कृषि योग्य तो है लेकिन बेकार भूमि है, उस पर खेती नहीं हो रही है। इसको कैसे कहा गया है? वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक, ध्यान दो समय का कम से कम 5 वर्ष प्रति रहना चाहिए या उससे अधिक। 5 वर्ष के बाद अधिक मतलब 6 वर्ष 7 वर्ष आगे जितना भी बढ़ जाओ, कम से कम 5 वर्ष प्रति हुए हो गया हो उस जमीन को जो कृषि रहित है, जो यहाँ खेती नहीं होती है, इस संवर्ग में सम्मिलित होती है। अब इन्हें भूमि सुधार तकनीक जो है इनसे सुधार करके खेती योग्य इस जमीन को बनाया जा सकता है। भूमि सुधार तकनीक में जिप्सम का प्रयोग करके, पाइराइट का प्रयोग करके, पानी को रोक करके, चूना का प्रयोग करके मिट्टी को उपजाऊपन बनाया जा सकता है खेती योग्य। तो ये चीज़ कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में आपको याद रखना है कि 5 वर्ष या उससे अधिक जो समय से पड़ती है वही इसमें इस संवर्ग में सम्मिलित है। 7वां वर्तमान पड़ती भूमि। वर्तमान करंट में वह भूमि जो एक कृषि, यहाँ ध्यान दो, एक कृषि का मतलब हुआ कि एक सीजन, जैसे धान के समय में एक कृषि कहा जाएगा, इसके बाद गेहूं बोया जाएगा तो दूसरी कृषि शुरू होगी। अर्थात एक फसल में एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है। कभी कभी होता है कि किसान जो है एक फसल उसमें बोता नहीं है। मान लो धान बोया, उसके बाद गेहूं के समय में गेहूं नहीं बोया, खाली छोड़ दिया, परती छोड़ दिया। एक फसल क्यों छोड़ दिया? ताकि जो है जमीन रेस्ट ले ले, जिसे परती भूमि कहते हैं, रेस्ट ले ले और भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए परती रखता है। और ऐसा देखा गया है कि अगर आप जो भूमि उपजाऊ नहीं है, मतलब फसलें उत्पादन नहीं कर रही हैं, अगर उन्हें हम एक फसल या कुछ समय के लिए अगर हम परती छोड़ देते हैं, फसल नहीं उगाते हैं, तो उसकी उर्वरता अपने आप प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। तो वर्तमान पड़ती भूमि का अर्थ ही हुआ कि एक फसल या एक कृषि और या उससे कम समय के लिए कृषि रहित रखते हैं, परती छोड़ देते हैं। 8वां है पुरातन पड़ती भूमि। पुरातन पड़ती भूमि यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है। इसका मतलब हुआ कि कम से कम 1 साल अगर कोई भूमि परती छोड़ा गया है, कम से कम 1 साल, लेकिन ध्यान ये रखना है कि 5 वर्ष से कम हो, 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम किसी भूमि पर खेती नहीं होती है, परती रखते हैं, तो उसे कहते हैं पुरातन पड़ती भूमि। अच्छा, प्रश्न उठता है, आप ये कहोगे कि 5 वर्ष से अगर अधिक रह गया तो क्या करेंगे? अभी हमने ऊपर बताया था कि 5 वर्ष से ऊपर जब रहेगा तो उसे कहा जाता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। हमने क्वेश्चन में इसलिए लिख दिया कि अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर 1 से 5 साल तक भूमि पड़ती है तो पुरातन पड़ती भूमि, और 5 वर्ष से अगर अधिक भूमि पड़ती है तो उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। अब लास्ट है निवल बोया क्षेत्र। निवल का मतलब शुद्ध, नेट, NET, नेट, एक्यूरेट, विशुद्ध, ढेर सारे नाम हैं। जिस भूमि में फसलें उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं, काटी जाती हैं, वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बताने को नहीं है। अभी आपने जो देखा 9 संवर्ग आपने पढ़ा, भूमि उपयोग के 9 संवर्ग पढ़ा, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बन जाए
भू उपयोग में वृद्धि वाले 4 संवर्ग बताइए, 2 संवर्ग बताइए। पहले तो ये ध्यान दीजिए, भू उपयोग मतलब भूमि के उपयोग में वृद्धि। उपयोगिता किन किन संवर्गों की होती है, किन किन संवर्गों का भूमि से लाभ होता है, वो पूछ रहा है। यह भी पूछ सकता है कि भूमि उपयोग में कमी वाले संवर्ग मतलब किन संवर्ग से भूमि का लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है, वो कमी वाले संवर्ग कहे जाएंगे। तो भूमि उपयोग में वृद्धि वाले संवर्ग में देखो वन क्षेत्र, वन क्षेत्र वनों से हमें लाभ होता है, इसलिए पहला बताया भी गया था कि वर्गीकृत वन क्षेत्र वास्तविक क्षेत्र होते हैं। तो वन क्षेत्र जो है भूमि की उपयोगिता बढ़ाते हैं। दूसरा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों में अभी ऊपर हमने बताया था इस संवर्ग में बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां, शहरी बस्तियां होती हैं, सड़कें, नहरें, दुकान, उद्योग, इनमें बनाया जाता है, इनसे भी भूमि की उपयोगिता बढ़ती है। वर्तमान प्रति भूमि, एक फसल को प्रति छोड़ देते हैं तो उससे मिट्टी उपजाऊपन वापस आ जाती है और फसलें आगे अच्छी होने लगती है, यह भी भूमि उपयोगिता में वृद्धि वाला संवर्ग है। निवल बोया गया क्षेत्र, जो बोया जा रहा है फसलें जिनसे कटाई बुआई किया जा रहा है, वो भी उपयोगिता बढ़ा रहा है। तो आप इनके अर्थ को समझेंगे, किस संवर्ग से किस प्रकार से भूमि की उपयोगिता बढ़ रही है, वो वृद्धि वाले संवर्ग हो गए। अब इसका उल्टा, भूमि उपयोग में कमी वाले संवर्ग मतलब उनसे उपयोगिता नहीं बढ़ती बल्कि नुकसान होता है। जैसे पहला बंजर व व्यर्थ भूमि, जिसको हम कृषि अयोग्य भूमि भी कहते हैं। सुधार तकनीक के द्वारा भी इसे कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। जैसे बंजर व पहाड़ी भाग, उबड़ खाबड़ खड्डे, है ना, इनसे क्या लाभ है, भूमि की उपयोगिता में कमी ला रही है। दूसरा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, इसको अभी बताया गया था कि पिछले 5 वर्षों तक कम से कम या उससे अधिक भूमि पड़ती रहती है, फसलें नहीं उगाई जाती है, उसे हम कहते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। वैसे इसे हम तकनीक के द्वारा कृषि योग्य बना सकते हैं, सुधार सकते हैं। फिलहाल जो है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक वाली भूमि होती है, जो भूमि उपयोग में कमी लाती है। अस्थायी चारागाह, जो गांव की संपत्ति के रूप में या सरकार के द्वारा इस पर अधिकार होता है, इससे भी भूमि उपयोगिता में कमी आती है। पुरातन पड़ती भूमि, जो 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक पड़ती भूमि है, जिसमें फसलें नहीं उगाई जाती हैं, इनसे भी हमारी भूमि उपयोगिता में कमी आती है। तो कमी, और अभी आपने जो ऊपर पढ़ा वर्गीकरण में 9 पॉइंट, उसी में से आपको भू उपयोग में वृद्धि वाले संवर्ग और भू उपयोग में कमी वाले संवर्ग को अलग अलग कर दिया गया है। बाकी उसके बारे में, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा एक ही चीज़ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। जय हिंद, जय भारत।